अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ आइसोटोप्स के बारे में। हम जनरली पीछे लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इनके केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आज हम देखेंगे कि आइसोटोप्स की क्या इम्पोर्टेंस है। वैसे तो आइसोटोप्स आजकल जो हमारी लाइफ चल रही है, मॉडर्न लाइफ, उसके अंदर इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इनमें से इनके कुछ यूज़ जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला यूज़ है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग जैसे कि आप इसके नाम से ही देख सकते हैं। डेटिंग मीन कि किसी चीज़ की डेट फाइंड करना, ठीक है। किसकी डेट फाइंड करना? डेड एनिमल्स की, यानी आज से हज़ारों करोड़ों साल पहले जो एनिमल्स यानी कि इस दुनिया से रुख चले गए हैं, उनके बाकियात या किसी चट्टान के ऊपर या ज़मीन की तहों में से साइंटिस्ट को मिलती हैं। तो साइंसदान जो है वो उसकी एग्जैक्ट एज फाइंड करने के लिए किसको यूज़ करते हैं? कार्बन को यूज़ करते हैं। इस वजह से इसको कार्बन डेटिंग यूज़ कहा जाता है। यानी कार्बन को यूज़ करके उस एलिमेंट, उस सब्सटेंस की या उस लिविंग थिंग की, उस डेड एनिमल की एग्जैक्ट डेट फाइंड करना कि ये जो है। और ये कार्बन डेटिंग कौन से कंपाउंड के लिए यूज़ की जाती है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए, कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स में आपको बताया है कि हमारे पास क्या चीज़ें आएंगी? डेड एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल्स और रॉक्स। यानी इन चीज़ों के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। इनके फॉसिल्स हमें मिलते हैं, तो उनके लिए हम कार्बन डेटिंग का मेथड जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। कार्बन डेटिंग के अंदर होता क्या है कि जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप्स के बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। अब कार्बन डेटिंग के लिए कार्बन का कौन सा आइसोटोप यूज़ होता है? कार्बन 14 यूज़ किया जाता है, ठीक है। कार्बन 14 की ओवरऑल अगर हम कार्बन के 3 आइसोटोप्स की बात करें तो उनमें से जो कार्बन 14 जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, उसकी बहुत लेस अमाउंट जो है वो प्रेजेंट होती है। कहाँ पे? एयर में। बहुत मान्यूट अमाउंट जो है वो एयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा वो ऑब्जेक्ट, कुछ कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट जिनके अंदर कार्बन 14 होता है, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? एयर में होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जब कोई एनिमल जो है ज़िंदा होता है, यानी हमारे पास कोई लिविंग थिंग है, चाहे वो प्लांट है या चाहे वो एनिमल है, ठीक है, उनके अंदर ये जो कार्बन 14 की जो अमाउंट होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। परसेंटेज ऑफ कार्बन 14 इज़ कांस्टेंट। यानी कि जब एक ऑर्गेनिज्म ज़िंदा होता है, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, वो ज़िंदा होता है, तो उसके अंदर जो कार्बन 14 की जो परसेंटेज होगी वो होगी कांस्टेंट। क्योंकि कार्बन 14 कहाँ पे पाया जाता है? एयर में पाया जाता है। तो हम सेल उसकी बॉडी के अंदर जो है वो रिप्लेसमेंट होती जाती है, यानी फ़ज़ा से कार्बन 14 उसकी बॉडी में इंटर होता रहता है। तो एक कांस्टेंट अमाउंट जो है वो उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब उसकी लिविंग थिंग्स की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, ठीक है। डेथ होने के बाद ये जो कार्बन 14 है ये क्या होना शुरू हो जाता है? डिके होना शुरू हो जाता है, ठीक है। डिके होना शुरू हो जाता है। तो इसका जो हाफ लाइफ है कार्बन 14 का डिके होना, जो इसका हाफ लाइफ है 5730 ईयर इसका हाफ लाइफ है, ठीक है। हाफ लाइफ क्या होता है कि एग्जैक्ट किसी एलिमेंट की, यानी 100% में से 50% जो है डिके होने के लिए जितना टाइम चाहिए वो होती है उस एलिमेंट की हाफ़ लाइफ। ये हाफ़ लाइफ जो होती हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की होती हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या हैं ये भी हम अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। यानी किसी सब्सटेंस की 50% अमाउंट डिके होने के लिए जितना टाइम चाहिए तो वो होती है उसकी हाफ़ लाइफ। तो अब कार्बन 14 की जो 50% अमाउंट को डिके होने के लिए उसको
5730 ईयर जो है वो उसको चाहिए है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो डेड एलिमेंट होता है, डेड होने के बाद उसकी ये जो हाफ लाइफ होती है, ये रेडियो एक्टिविटी लेस हो जाती है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट, जैसे हमने कहा कि जब वो ज़िंदा है तो उसके अंदर कार्बन 14 की परसेंटेज कांस्टेंट रहती है, लेकिन उसकी डेथ के बाद जब डिके स्टार्ट होता है, लेकिन आपने एक साथ में ये चीज़ भी याद रखनी है कि डेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कार्बन 14 की जो रेडियो एक्टिविटी है वो बहुत लेस होती है, यानी कम होती है एज़ कम्पेयर टू लिविंग सैम्पल। तो अब साइंटिस्ट यानी उसकी जो हाफ लाइफ मेथड है इसको यूज़ करते हुए देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितना पुराना है, ठीक है, यानी उसका कितना डिके हुआ है। तो उसके डिके को काउंट करके उसकी एज फाइंड की जाती है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये आज से कितने हज़ार साल जो है वो पुराना है। इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग, क्योंकि कार्बन को यूज़ किया जाता है डेट को फाइंड करने की वजह से, इस वजह से इसको कंपाउंड इस सिस्टम को बोलते हैं कार्बन डेटिंग। उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट यूज़ है मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल इमेजिंग देखें कि इमेज का मतलब होता है किसी चीज़ की पिक्चर, ठीक है। जैसे आपको पता है कि हम लोग अपनी पिक्चर्स बनाते हैं, अपने फ़ोन के अंदर सेव कर लेते हैं अपने उस चीज़ को, अपने उस यादगार मोमेंट को महफूज करने के लिए, ठीक है। इसी तरह मेडिकल इमेजिंग का मतलब होता है कि मेडिकल इमेज। अब आप देखें, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है वो आपको, अगर सपोज़ किसी हड्डी के अंदर फ्रैक्चर हुआ है तो बैरूनी तौर पर डॉक्टर को तो देख के कोई आइडिया नहीं हो सकता कि आपकी हड्डी में कहाँ पे फ्रैक्चर है, आपके बाजू में, टांग में, सर में कहाँ पे है फ्रैक्चर। तो वो उस फ्रैक्चर को फाइंड आउट करने के लिए आपका एक्सरे करेंगे, ठीक है। एक्सरे करने के बाद वो देखेंगे कि हड्डी की कौन सी जगह पे फ्रैक्चर है, हड्डी टूटी हुई है, क्रैक हुई है, निकली हुई है, क्या हुआ है, ठीक है। इसी तरह देखें कि जब पूरी बॉडी का एक एमआरआई, आपने नाम सुना होगा, एमआरआई करवाया जाता है, जिसमें पूरी बॉडी का स्कैन किया जाता है डिफरेंट रेडिएशंस की मदद से कि आया बॉडी के कौन से हिस्से में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके अलावा आपने सीटी स्कैन का सुना होगा कि आपके यानी कि सर का सीटी स्कैन किया जाता है, जिसमें देखने के लिए कि इंटरनल जो है वो आपका जो ब्रेन है वो नॉर्मली काम कर रहा है नहीं कर रहा। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड करके आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स की एक इमेज लिया जाता है। यानी ओवरऑल आप समझ लें कि ये जितने भी प्रोसेसेस मैंने आपके सामने बताए हैं, इन सब के अंदर यही आइसोटोप्स यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से मेडिकल के अंदर डिफरेंट तरह के इमेजेस लिए जाते हैं। इमेज लेने के बाद उनको फिर इलाज किया जाता है, ठीक है। यानी कि मेडिकल इमेजिंग में हमारे पास जो है वो क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक्सरे आता है, ठीक है, इसका नाम तो आपने बार बार जो है वो आपने सुना होगा। उसके अलावा एक्सरे रेडिएशन ही हो गई, जिसकी वजह से इंटरनल बॉडी पार्ट्स का इमेज लिया जाता है। उसके अलावा सीटी स्कैन, इसका नाम भी आपने सुना होगा। उसके बाद तीसरी चीज़ एमआरआई। ये जितनी भी टेक्निक्स हैं इनके अंदर क्या चीज़ यूज़ हो रही है, रेडिएशंस यूज़ हो रही हैं, और ये रेडिएशंस आपको पता कौन से, ये डिफरेंट तरह के आइसोटोप्स के अंदर से निकल रही होती हैं। उसके बाद इन्हीं मेडिकल इमेजिंग सिस्टम को यूज़ करके और क्या क्या चीज़ फाइंड की जाती है, डिफरेंट बॉडी के अंदर डिटेक्ट किया जाता है फ्रैक्चर्स को, ठीक है। हड्डियों के अंदर कोई अगर फ्रैक्चर आया हुआ है, उसके अलावा बॉडी के किसी पार्ट के अंदर कोई अगर ट्यूमर बना हुआ है, इन सब की जो डिटेक्शन है वो इसी मदद से की जाती है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है मेडिकल इमेजिंग का, इसको ओवरऑल इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडियोलॉजी। ये जो प्रोसेस है ओवरऑल इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेडियोलॉजी। इसको रेडियोलॉजी क्यों बोलते हैं, यहाँ पे रेडिएशंस को यूज़ करते हुए बॉडी के इंटरनल पार्ट्स का इमेज लिया जाता है। उसके अलावा अगर हम तीसरा इनका यूज़ देखें कि अगर आपको अंडरग्राउंड पाइपलाइंस हो, वो आप पाइपलाइंस पानी की भी हो सकती हैं, ऑयल की भी हो सकती हैं, गैस की भी हो सकती हैं। किसी भी तरह की पाइपलाइन उसके अंदर कोई लीकेज हो रही है तो आपको ये आइडिया नहीं हो रहा कि ये कौन सी जगह पे लीकेज हो रही है, तो वहाँ पे भी इन आइसोटोप्स को यूज़ करते हुए लीकेज को फाइंड आउट किया जा सकता है। यानी अंडरग्राउंड का मतलब ये होता है कि वो चीज़ें जो ज़मीन के अंदर होती हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स,
ठीक है, वो पानी के पाइप्स भी हो सकते हैं, उसके अलावा गैस पाइप भी हो सकते हैं। गैस की डिफरेंट तरह की लाइंस होती हैं जो कि पूरे शहरों के अंदर फैली हुई होती हैं, गैस पाइप लाइंस। उसके अलावा ऑयल पाइप लाइंस, ऑयल पाइप लाइंस, तीनों तरह की पाइपलाइन, चाहे वो गैस की हैं, पानी की हैं, ऑयल की हैं, किसी भी लाइन किसी भी तरह की पाइपलाइन जो कि अंडरग्राउंड है, उनके अंदर जो है वो क्या फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, लीकेज को। ठीक है, डिटेक्ट लीकेज। उसके बाद फोर्थ वन जो है यूज़ है, उसी तरह जो मतलब कि जो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक केबल्स होती हैं, इनके अंदर फॉल्ट को डिटेक्ट करने, अंडरग्राउंड जो इलेक्ट्रिक केबल्स होती हैं उनके अंदर भी फॉल्ट फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, डिटेक्ट फॉल्ट। जो इलेक्ट्रिक केबल्स हैं, अगर उनके अंदर भी कोई फॉल्ट आया हुआ है तो आइसोटोप्स को यूज़ करते हुए उन फॉल्ट वाली जगह को फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मदद से डिफरेंट फूड स्टफ़ को भी प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, एक इनका एक और यूज़ क्या है कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ़। ठीक है, डिफरेंट तरह के फूड स्टफ़ उसको भी काफ़ी लंबे अरसे के लिए प्रिजर्व करने के लिए भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है। किस किस चीज़ को प्रिजर्व किया जा सकता है, अनियन को, ठीक है, प्याज को, पोटैटोज़ को, उसके अलावा फ्रूट्स को, उसके अलावा फ़िश को। ठीक है, अनियन को देखें कि आपने अक्सर शादियों के अंदर देखा होगा कि मार्केट से वो भुना हुआ प्याज आता है। ऐसे तो आप देखें कि सिंपल प्याज का थोड़ी कुछ अर्सा पड़ा रहे, उसको यूज़ ना करें तो वो गल सड़ जाता है। ठीक है, लेकिन आपने मार्केट से देखा होगा कि भुना हुआ प्याज के पैकेट्स मिलते हैं 5 किलो 10 किलो के, उसमें आपने देखा होगा कि वो कितने अर्से तक वो शॉप्स के अंदर पड़े रहते हैं, तो उनको वो कुछ भी ख़राब नहीं होते। उसके अलावा पोटैटोज़ से आप देखें डिफरेंट तरह के चिप्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेज़, उसके अलावा और भी डिफरेंट तरह के चिप्स आपने देखे होंगे कि वो अपनी ऐसे फार्म में होते हैं, उनको कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगता। उसके अलावा डिफरेंट तरह के डब्बे के अंदर आपने देखा होगा प्रिजर्व फ्रूट्स होते हैं, जैसे फ्रूट कॉकटेल के अंदर आपने देखा होगा कि बिल्कुल आपको फ्रूट्स उसमें फ़्रेश फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन उनको काफ़ी लंबे अरसे के लिए प्रिजर्व किया गया हुआ होता है। फ़िश को आपने देखा होगा कि ऐसे तो आप देखें फ़िश आप मार्केट से लेके आते हैं, उसको आप ऐसे छोड़ दें तो कुछ टाइम के बाद वो गल सड़ जाएगी, बट आपने देखा होगा कि मार्केट से फ़िश के छोटे छोटे टिन से मिलते हैं, उनके अंदर पैक्ड फ़िश होती है, तो उसको आप किसी भी वक्त आप यूज़ करें तो आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये था हमने आज के लेक्चर में डिफरेंट आइसोटोप्स के इम्पोर्टेंस देखी, किस तरह से डिफरेंट आइसोटोप्स को जो है वो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर और या ओवरऑल कमर्शियल लेवल पे इंसानों को फ़ायदे के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से कुछ यूजेस को आज हमने डिस्कस किया। एक हमने कार्बन डेटिंग को डिस्कस किया, मेडिकल इमेजिंग को डिस्कस किया, उसके अलावा अंडरग्राउंड पाइप लाइन के अंदर जैसे हमने देखा कि फॉल्ट को डिटेक्ट किया जाता है, उसके अलावा अंडरग्राउंड केबल्स इलेक्ट्रिक केबल्स के अंदर फॉल्ट को फाइंड आउट किया जाता है, और डिफरेंट फूड स्टफ जैसे अनियन, पोटैटोज़, फ्रूट्स और फिश को भी प्रिजर्व किया जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।